आपको प्रोजेक्टाइल करना है इंक्लाइंड का। चलो ठीक है। देखो बेटा, हम लोग ने अभी तक जो भी प्रोजेक्टाइल में डिस्कशन किए हैं, उस पूरे के पूरे प्रोजेक्टाइल डिस्कशन में हम लोगों को एक बात पता चल गई है कि सर जो भी वेलोसिटी जा रही होती है, जब भी प्रोजेक्टाइल कोई भी बॉडी कर रहा होता है, उस प्रोजेक्टाइल के टाइम में सर उसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रू आउट वेलोसिटी सेम रहती है। सेकंड रहता है कि सर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी जो है वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड उस बॉडी पे एक्ट कर रहा होता है, ठीक है ना। वो कैसा कर रहा होता है, वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है, ठीक है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे एक केस बनाऊं, एक एग्जांपल के लिए मैं एक केस बना रहा हूँ कुछ इस तरीके से कि मैं यहाँ से एक बॉल को थ्रो कर रहा हूँ थीटा एंगल के साथ में, तो ये बॉल पूरा का पूरा कुछ ऐसा कंप्लीट करेगा यहाँ पे। इस केस में अगर मैं लिखूं ux की वैल्यू कितनी है, ux मतलब क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर ये u cos थीटा होती है बेटा। उसके बाद अगर आप बोलोगे कि सर ये ui की वेलोसिटी कितनी होगी, u sin थीटा। मैंने ऐसे कैसे लिखा, तो मैंने बेसिकली क्या किया, ये u को मैंने रिजॉल्व कर दिया एक वर्टिकल डायरेक्शन के लिए और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u cos थीटा हो गया और वर्टिकल डायरेक्शन में बेटा ये u sin थीटा हो गया, ठीक है ना। ओके ओके, आप बोलोगे कि सर ax डायरेक्शन में क्या होगा, ax डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो मैंने बोला ax डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितनी होगी, तो मैंने बोला कि बेटा ax डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 रहेगी। ओके सर, ay डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितनी होगी, तो मैंने बोला ay डायरेक्शन में बेटा ये एक्सेलरेशन होगी -g टाइम्स। क्लियर है, ay डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितनी होगी, माइनस बस क्या बता रहा है, माइनस बस बता रहे हैं कि सर ये वेलोसिटी कैसा, सर ये एक्सेलरेशन कैसा लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है मेरे साइन कन्वेंस के हिसाब से। ओके, लेकिन अगर आपने बोला कि ये तो सर मैं तब की बात कर रहा हूँ जब मेरा ग्राउंड लेवल हॉरिजॉन्टल है, मतलब एकदम स्ट्रेट है, पैरेलल है। लेकिन अगर मैं इंक्लाइंड की बात करूँ तो क्या करेगा, तो बेटा देखो इंक्लाइंड के केस में आप क्या करेंगे, हम लोग कुछ इस तरीके से ये एक वेज बना लेते हैं, ये एक वेज बना लेते हैं, और मैं बोल रहा हूँ कि इस वेज पे ये एंगल थीटा है, ये क्या है बेटा, ये एंगल थीटा है। और मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से एक बॉल को फेंक रहा हूँ यू से, और ये जो वेज के साथ जो ये एंगल बना रहा है ना, ये वेज के साथ जो एंगल बना रहा है, इस एंगल को हम लोग बोलेंगे अल्फा। वेज के साथ जो एंगल बना रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, अल्फा बोलेंगे। तो ये कैसा प्रोजेक्टाइल होगा, कुछ इस तरीके से प्रोजेक्टाइल कंप्लीट करेगा, ये करेगा ना, कुछ इस तरीके से प्रोजेक्टाइल कंप्लीट करेगा। आप आने बेटा, आप यहाँ पे खड़े हो और आप इसको देख रहे हो इस प्रोजेक्टाइल को, तो आप क्या ऑब्जर्व फील करोगे, आप फील करोगे कि हॉरिजॉन्टल के साथ ये कितना एंगल पे फेंक रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ में, तो मैं लिखूंगा फॉर एन आउटसाइड ऑब्जर्वर, क्या लिखूंगा, फॉर एन आउटसाइड ऑब्जर्वर, फॉर एन आउटसाइड ऑब्जर्वर के लिए एंगल ऑफ थ्रो कितना हो जाएगा बेटा, तो आप बोलोगे सर एंगल ऑफ थ्रो कहीं ना कहीं ये टोटल एंगल हो जाएगा, हाँ या ना, थीटा प्लस अल्फा, ये सर नो। अगर बाहर से देख रहे हो, फॉर एन आउटसाइड ऑब्जर्वर की अगर आप बात कर रहे हो बेटा, तो इसके लिए आप क्या बोलोगे कि एंगल ऑफ थ्रो कितना हो जाएगा, बताओ। यस सर, थीटा प्लस अल्फा दिखेगा, क्योंकि जो आप मतलब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो मैं फेंकूंगा थीटा से, लेकिन आप तो बाहर देखोगे, आप तो मुझे ऐसे स्लाइंट पे हाइट पे देखोगे ना, मैं जहाँ खड़ा हूँ मुझे तो नहीं पता चलेगा कि मैं इंक्लाइन पे हूँ या इस पे खड़ा हूँ। अगर जैसे सेम वही कंडीशन है कि मुझे पता है कि अर्थ जो है वो राउंड शेप का है, लेकिन कहाँ से मैं देखता हूँ तो मुझे पता चलता है राउंड होता है जब मैं स्पेस से देखता हूँ। लेकिन अगर आप ग्राउंड पे ही खड़े हैं, हमको तो नहीं पता चला कि मैं एक किसी पर्टिकुलर पोर्शन पे खड़ा हूँ। अगर मैं देखूं, अगर आप मैप ग्लोब बनाते हो यूएसए कहीं यहाँ कहीं आएगा, अब यूएसए के लोग हमेशा ऐसे टिल्ट होकर थोड़ी खड़े रहते हैं, सीधे खड़े रहते हैं। क्यों खड़े रहते हैं, क्योंकि वो टिल्ट सरफेस को ही हॉरिजॉन्टल मान रहे हैं। तो सेम केस है, जो बॉल को थ्रो कर रहा होगा उसके लिए तो वो थीटा ही है, लेकिन जो बाहर से ऑब्जर्व कर रहा होगा उसके लिए थीटा प्लस अल्फा है। तो अगर अब मैं निकालूं कि सर अल्फा क्या है यहाँ पे, अल्फा कोई भी एंगल है, एक एंगल को मैंने रिप्रेजेंट, जैसे मैं यहाँ पे थीटा एंगल ले रहा था ना, तो थीटा अभी हो गया एंगल ऑफ इंक्लाइंड, थीटा क्या हो गया, एंगल ऑफ इंक्लाइंड, ठीक है ना।
और अल्फा हो गया, अल्फा जो है वो हो गया एंगल ऑफ थ्रो। क्या हो गया बेटा, ये हो गया एंगल ऑफ थ्रो। तो थीटा वो एंगल है जिस जो इंक्लाइंड है, मतलब हॉरिजॉन्टल से वो इंक्लिनेशन थीटा एंगल पे है, और अल्फा है कि वो उस एंगल से थ्रो कर रहा है इंक्लाइंड प्लेन से। तो टोटल एंगल कितना बन जा रहा है इंक्लाइन थ्रो का, वो बन रहा है थीटा प्लस अल्फा एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना? सर ओके तो अगर मैं यूएक्स की वैल्यू लिखूं बेटा, तो यूएस इक्वल टू क्या लिखूंगा, तो यूएस इक्वल टू कॉस, अब एंगल कितना लिखूंगा, थीटा प्लस अल्फा लिखूंगा। और अगर मैं यू आई इक्वल टू लिखूं, तो यू आई इक्वल टू क्या लिखूंगा, यू साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा। लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? एक्सेलरेशन की बात करूं तो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि हमेशा प्रोजेक्टाइल में कभी भी एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, वो 0 ही रहती है। लेकिन वाई डायरेक्शन की अगर आप बात करोगे तो वाई डायरेक्शन में वैल्यू कितनी होगी एक्सेलरेशन की बेटा, बताओ? वाई डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू देखो तो आप बोलोगे कि सर वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन अभी भी ऑब्जर्वर के लिए ये माइनस जी ही लग रहा होगा। क्लियर है? ओके सर। चलो, लेकिन अब जो ये ऑब्जर्वर आप जो यहाँ खड़ी थी, आप यहाँ ना खड़ी होके अब आप इस इंक्लाइंड प्लेन पे चले जाएंगे। अब आप कहाँ चले जाओगे, इंक्लाइंड प्लेन पे चले जाओगे। तो मैं लिख रहा हूँ नेक्स्ट स्टेटमेंट, बट इफ ऑब्जर्वर is on the slope of edge। अगर आप स्लोप पे जाके खड़े हो जाते हो बेटा, देन तब क्या देखोगे, तो मेरे पास मैं फिर से बना रहा हूँ, ये स्लोप है और इस स्लोप का जो एंगल है, इस इंक्लिनेशन का जो एंगल है, ये एंगल थीटा था। ठीक है, ये एंगल थीटा था। मैंने ये बॉल लिया और इस बॉल को मैंने थ्रो किया यू से। तो जब मैंने बॉल को थ्रो किया तो बॉल जो एंगल बना रहा था, ये एंगल बन रहा था अल्फा। तो मैंने बोला जब ये थ्रो गया बेटा तो ये पूरा प्रोजेक्टाइल बनेगा, कुछ ऐसा प्रोजेक्टाइल बना, ये पूरा कंप्लीट क्या हुआ, ये प्रोजेक्टाइल बना। ठीक है, चलिए जब आप यहाँ पे खड़े गए, जब आप यहाँ पे पहुंचे, तब आप क्या देखोगे, आप बोलोगे कि सर ये जो एंगल है, हम थोड़ा कलर चेंज कर ले, हाँ अब जो है, अब देखोगे तो बोलोगे कि सर ये जो एंगल है, ये जो वेलोसिटी निकलेगी इंक्लाइन में, जो वेलोसिटी निकलेगी वो वेलोसिटी कितनी निकलेगी, तो मैं बोलूंगा ये वेलोसिटी बेटा निकलेगी यू कॉस अल्फा, सॉरी थीटा गलती से, ये अल्फा, ये आएगा यू कॉस अल्फा। और इस वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या निकलेगी, तो ये निकलेगी बेटा यू ऑफ साइन अल्फा। समझ में आया ये सुनो, मैंने बोला कि इस पूरे रास्ते में मेरा जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, लेकिन ये डाउनवर्ड किसके लिए है, ये इंक्लाइंड के लिए डाउनवर्ड है बेटा। डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड जी जो है वो इंक्लाइंड के लिए जी डाउनवर्ड है, लेकिन अगर मैं हॉरिजॉन्टल के लिए लूंगा तो मेरे लिए जी अभी भी किसी न किसी स्लोप पे होगा। बात समझ में आ रहा है ना? ये जो जी मैं लिख रहा हूं ये इंक्लाइंड के लिए जी है, लेकिन अभी हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में बात करूं तो मैं अगर इस जी को कहीं ना कहीं यहाँ पे लिख पॉइंट कर देता हूं तो मेरे लिए जी अभी ऐसा होगा। तो अगर जी ऐसा होगा तो मैं इस जी को रिजॉल्व करूंगा, कैसे रिजॉल्व करूंगा, तो देखो इसको ऐसे लिखेंगे तो ये वैल्यू थीटा हो जाती है, ये थीटा हो जाती है, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाती है, तो ये टोटल एंगल क्या बन के निकलेगा, तो ये इन रिजॉल्वेशन में बन के निकलेगा जी ऑफ कॉस थीटा, और ये एंगल निकल के आता है जी ऑफ साइन थीटा। बात आई समझ में यहाँ पे? जैसे ये बात समझ नहीं आई, यहाँ से नहीं समझ में आई, चलो ठीक है, इसको इस तरीके से देखना, मैं बना रहा हूँ, फिर से बना रहा हूँ। मैंने बोला कि जो ये जी है ना, ये जी इंक्लिनेशन के लिए वर्टिकली डाउनवर्ड है। समझ में आ रहा है ना? अगर मैं, आप समझ लो कि ये जैसे ये पेन है मेरा, ठीक है, तो पेन को मैंने क्या किया, इसको ऐसा इंक्लाइन कर दिया, तो जब इस पॉइंट से इंक्लाइन होने के बाद जब मैं बॉल फेंक रहा हूं तो ये पूरा प्रोजेक्टाइल रहा है, इस इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल के लिए जो जी है ना वो वर्टिकली डाउनवर्ड है। लेकिन आप हॉरिजॉन्टल के साथ में देखोगे, हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में देखोगे तो वो अभी भी जी जो है वो इंक्लाइंड है,
अभी भी जी क्या है, हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में इंक्लाइंड है। क्यों? क्योंकि आपने थ्रो किया इंक्लाइंड प्लेन से, तो जी आपको इंक्लाइंड प्लेन से सीधा दिख रहा है। लेकिन आप जब जमीन पे आओगे, नीचे उतर के आओगे, हॉरिजॉन्टल लेवल पे आओगे, तो अब आपको तभी अभी भी जी आपको कैसा दिखेगा, नीचे एक मतलब एक इंक्लाइन पोजीशन पे दिखेगा। कैसा? तो इस तरीके से कुछ दिखेगा बेटा, इस तरीके से आपको जी दिख रहा होगा। ठीक है, तो जब इस तरीके से जी दिख रहा होगा तो आप इसको थोड़ा सा डॉटेड लाइन से यहाँ बना लो। ये एंगल कितना निकलेगा, ये एंगल कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर डॉटेड है तो ये एंगल 90 डिग्री है, तो मेरे साथ जो ये एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है 90 माइनस थीटा। बनेगा कि नहीं बनेगा बेटा? ये एंगल क्या बनेगा? 90 माइनस थीटा बनेगा। ओके सर, तो अगर मैं इस 90 माइनस थीटा में अगर मैं इसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कर दूं, तो ये एंगल कितना बन रहा होगा? तो ये एंगल 90 माइनस थीटा, और ये 90 है, तो ये थीटा एंगल बन रहा है यहाँ पे। तो अगर ये थीटा एंगल बन रहा है, तो तब ये जो लाइन बनेगा, ये लाइन बनेगा टोटल, ये लाइन बन के निकलेगा मेरे पास में जी ऑफ कॉस थीटा, जो कि वर्टिकली पूरा डाउनवर्ड रहेगा, और ये निकल के आएगा जी ऑफ साइन थीटा। अब समझ में आया? ओके सर। पक्का? यस सर। चलो, तो अब हमारे पास में एक्सेलरेट, अब फिर से अगर आपसे कोई पूछे, अगर आप फिर से कोई पूछे कि इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल में फाइनल, अगर ये आपका फाइनल आएगा कि इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल यू साइन अल्फा और यू कॉस, यू साइन अल्फा और यू साइन थीटा प्लस अल्फा सेम होंगे? नहीं, आप ऐसा सेम कैसे होंगे? मैं बस बोल रहा हूँ कि मैंने अभी इसको बस रिजॉल्व किया है, इसको अभी बस लिखा है, अभी ये सेम नहीं है, मैंने बस इसको रिप्रेजेंट किया आपको कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? ये सेम कभी नहीं होगा, थीटा और अल्फा कभी भी सेम नहीं हो सकता। यहाँ आप कंफ्यूज हो रहे होगे कि मैंने जो पहले लिखा था ये वैल्यू, तो यू कॉस थीटा प्लस अल्फा, ये इसकी वैल्यू सर यू साइन कॉस अल्फा के बराबर है। नहीं, मैंने बस अब मैंने क्या किया है कि मैंने अब इसको बस रिजॉल्व किया है, ये थीटा को एक्सक्लूड कर दिया है, ये थीटा को भी हम इंक्लूड नहीं किए। क्यों नहीं इंक्लूड किए? क्योंकि हमने, मेरा जो ऑब्जर्वर है ना, वो बाहर से अब इसी प्लेन पे आ गया। कहाँ से आ गया? बाहर से इसी प्लेन पे आ गया, इसीलिए उसको इस थीटा से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है वेलोसिटी के लिए, लेकिन उसको एक्सेलरेशन के लिए फर्क पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा था कि एक्सेलरेशन नीचे आ रहा था, लेकिन ओरिजिनल में एक्सेलरेशन कैसा था? एक्सेलरेशन थीटा एंगल से टिल्ट कर रहा था, उसे चाहिए पूरा वर्टिकल एक्सेलरेशन, लेकिन उसको पूरा वर्टिकल एक्सेलरेशन मिल नहीं रहा था, क्योंकि वर्टिकल एक्सेलरेशन जो है वो तो फेनोमेना है अर्थ का। अगर आपने अर्थ को ही टिल्ट कर दिया है तो एक्सेलरेशन भी टिल्ट हो गया होगा, लेकिन ओरिजिनल में अर्थ तो टिल्ट हुआ नहीं है, अर्थ तो प्लेन ही है। इसीलिए उसको इस जी की वैल्यू को सही कैलकुलेट करने के लिए उसको इस प्लेन पे आना पड़ा था। तो अभी भी मैं वही लिख रहा था कि अगर आप इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल कहीं पे भी सॉल्व करते हो, कहीं पे भी कभी भी आ जाए, बस मैं जो लिख रहा हूँ बस आप उसको यू अप्लाई करना और आपका वैल्यू 110% सही आएगा। क्या अप्लाई करना ये देखना, आप उस केस में अगर आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी निकालोगे यू एक्स, तो वो आपका हो जाएगा बेटा यू कॉस अल्फा के बराबर। अगर आप यू वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी निकालना चाहोगे तो ये वैल्यू हो जाएगा यू साइन अल्फा के बराबर। अगर आप एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन लिखना चाहते हो, ए एक्स लिखना चाहते हो, तो ए एक्स देखो, एक्स डायरेक्शन, अभी मैं एक्स किसको ले रहा था? इसको एक्स ले रहा हूँ, ये लाइन को, ये मेरे लिए अभी एक्स है, और ये जो लाइन है ये वाई है, ध्यान से देखना। तो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना आ रहा था? ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी साइन अल्फा आ रहा था, इसका मतलब ये आ जाएगा माइनस ऑफ जी साइन थीटा के बराबर में। ए वाई डायरेक्शन में अभी भी माइनस में ही रहेगा, ये क्या रहेगा? ये रहेगा माइनस ऑफ जी कॉस थीटा। आप मुझे बस इतना बताओ कि आप एक्सेलरेशन के बारे में समझ में आया? ये तो बहुत आसान है, यू एक्स वेलोसिटी से मुझे कंसर्न नहीं है। एक्सेलरेशन आप समझे कि मैंने एक्सेलरेशन को माइनस जी साइन थीटा या माइनस जी कॉस थीटा कैसे लिखा? सर ये समझ नहीं आया कि ये जी कॉस थीटा और जी साइन थीटा कैसे आ गया। देखो बेटा, ये देखना मैं जो बना रहा हूँ, ये इंक्लाइंड प्लेन है, ऐसे भी समझेंगे। डायरी कहाँ है? ये पार्ट सही है। देखो बेटा, ये समझो, ये मेरा क्या है ना, इंक्लाइंड प्लेन है। आपने बॉल को यहाँ से थ्रो किया, तो जब आपने बॉल को इस पे थ्रो किया तो बॉल कुछ ऐसा प्रोजेक्टाइल बनाया होगा। हमें पता है कि अगर मैं हॉरिजॉन्टल लेवल से कोई प्रोजेक्टाइल करता हूं तो ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है? तो सीधे अर्थ की तरफ आती है ना, सीधा। लेकिन अगर ये सीधा ओरिजिनली में ये सीधा ऐसा टेढ़ा हो गया, मतलब इंक्लाइंड हो गया,
तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी सीधा हो जाएगा, है ना। लेकिन हम मान क्या रहते हैं, मेरे लिए जो पूरे के पूरे प्रोजेक्टाइल में मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए हमेशा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सीधा आए, क्योंकि ग्रेविटी जो होती है, अर्थ की ग्रेविटी जो होती है वो तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में बनती है, वो तो कभी आरा तिरछा नहीं बनती है ना, वो बनती है लाइन ज्वाइनिंग दी टू मासेस। अब दो मासेस के बीच का लाइन, अब अर्थ ऐसा है और एक मास ऐसा है, तो इसका लाइन ज्वाइनिंग तो हमेशा सीधा आना चाहिए। उस सीधा को करेक्ट करने के लिए, उसका रेक्टिफिकेशन, जो मेरा एक्सेलरेशन मैंने सीधा मानना निकालना है, उसके लिए मैंने क्या किया कि जो इसको अलग से मैं बना रहा हूं, बस यहीं पे देखना, ये मैंने बोला कि मेरे लिए जी यहाँ कहीं आ रहा है ऐसा तिरछा, ओरिजिनल में सीधा नहीं है, तो मैंने बोला कि बेटा ये जो इंक्लिनेशन है ना, ये थीटा एंगल है। आपने बोला ठीक है सर, मैंने आपको बोला एक काम करते हैं, इस जी को डॉट करके पूरा कंप्लीट कर दो, एक एंगल बन गया मेरे पास में, तो ये 90 डिग्री है। ये जो एंगल ये बना रहा है, ये 90 माइनस थीटा बना रहा है। क्या बना रहा है? ये 90 माइनस थीटा बना रहा है। मैंने बोला कि एक परपेंडिकुलर लाइन इसके ऊपर में डालो, ये परपेंडिकुलर लाइन, तो अगर ये 90 माइनस थीटा है और ये टोटल एंगल थीटा है, तो ये जो बचा हुआ एंगल बना, ये कितना बना बेटा, बताओ आप मुझे? थीटा बना। ओके, तो मुझे पता है कि अगर मैं इस जी को रिजॉल्व करूंगा इसके अलाउंग, तो ये बनेगा जी कॉस थीटा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर कोई भी पॉइंट, अगर ये एक्स है और ये थीटा है, थीटा इसके साथ में थीटा, मतलब ये बेस है, तो बेस के लिए क्या हो जाता है, एक्स कॉस थीटा हो जाता है। तो सिमिलरली ये जी कॉस थीटा हो गया, और ये हो गया क्या मेरा, जी साइन थीटा। ओके, तो अब मैंने क्या बोला कि ये जो प्लेन है ना, इसी को आप मान लीजिए ये एक्स एक्सिस, ये जो इंक्लाइंड प्लेन है यही एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में मेरा एक्सेलरेशन कितना है, जी साइन थीटा, और ये नीचे की तरफ आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, इसलिए मैंने लिखा माइनस जी साइन थीटा। वाई एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस ये एक्सिस है, वाई एक्सिस वर्टिकल वाला, तो वाई एक्सिस ऊपर की तरफ है और एक्सेलरेशन मेरा नीचे की तरफ जा रहा है, इसलिए मैंने लिखा इसको ए वाई इक्वल टू माइनस जी कॉस थीटा। अब समझ में आया? तो सर हम नीचे का जो ए वाई है उसे जी क्यों ऐड नहीं कर रहे, जी कॉस थीटा ऐड करेंगे? कहाँ पे, मतलब मैं समझा नहीं, फिर से आप बताओ सर बेटा, जो हमारा किसकी ए बात वाई आप? है उसमें सिर्फ जी कॉस थीटा ले रहे हैं, उसके अंदर जी क्यों नहीं ले रहे? क्यों लेंगे जी, मैंने इसी जी को तो यहाँ ट्रांसफर किया ना। आप बोल रहे हो कि सर ये जी क्यों नहीं ले रहा है, मैंने क्या बोला कि ये तो जी बस एक डायरेक्शन है, मैंने इस पूरे डायरेक्शन को शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, कि मुझे बताओ कि, क्योंकि ओरिजिनली में डायरेक्शन कैसा आ रहा था, तिरछा टेढ़ा आ रहा था, तो इंक्लाइंड आ रहा था, मुझे चाहिए क्या, प्योर सीधा। वर्टिकली के लिए जी की वैल्यू हमें प्योर सीधा चाहिए, स्ट्रेट चाहिए होगा, लेकिन आ कैसा रहा था, वो इंक्लाइंड आ रहा था। आ कैसा रहा था, इंक्लाइंड, जो कि मेरे कैलकुलेशन को मैं एरर क्रिएट करता। तो उस एरर को एलिमिनेट करने के लिए हमने क्या किया, वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन का हेल्प लिया, मतलब मैंने उसको अपने प्लेन पे ट्रांसफर किया, उस ट्रांसफर को फिर मैंने रिजॉल्व करके उसकी वैल्यू निकाल ली। ओके सर। ठीक है, तो आपको बस ये याद रखना है, ये चीज अगर आपको याद है इस पूरे में, बाकी फॉर्मूला सेम भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस ये याद रखना है। समझ में आ गया तो बहुत ही बढ़िया बात है, मैंने पूरी कोशिश करी है आपको समझाने की। अगर ये समझ में आ गया है तो बताओ बेटा, आपने ये कैसे कर दिया, तो मुझे वो बता दो, तो मैं पर्टिकुलर उस पॉइंट को पे फिर से एक बार आपको मैं समझा दूंगा। यस सर। सर ओके परफेक्ट। तो जब आपको ये बात समझ में आ गई, तो अब आप मुझे बताओ कि इसकी रेंज की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करोगे। सॉरी, रेंज से पहले टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना है ना, तो सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट। अब मैंने बोला आपसे कि बेटा आप मुझे बताओ कि इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे कैलकुलेट करोगे। आपने बोला कि सर टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करने के लिए मुझे सबसे पहले मान लेते हैं कि मुझे ये पॉइंट मिल जाए, ये पॉइंट अज्यूम्ड करते हैं कि इस पॉइंट पे वी वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्यों जीरो हो जाएगी, क्योंकि ये टॉप पॉइंट है, तो मुझे जितना टाइम इसको ऊपर जाने में लगा, मैं इसको टीए बोल देता हूँ, तो उतना ही टाइम इसको वापस आने में भी लगेगा। तो मैं अगर टीए कर लूंगा, उसको ट्वाइस कर दूंगा, तो मेरे पास में वो टाइम निकल जाएगा जिस टाइम में ये पूरा का पूरा रास्ता ट्रेवल किया। तो मैं बोला ठीक है। आपने बोला सर एक काम करते हैं, आप इसको ये लिख लीजिए कि वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ऑफ ए वाई टाइम्स ऑफ टी, और ये ए के बराबर में। ठीक है, v इज इक्वल टू वी वाई की वैल्यू मुझे कितनी रखनी है बेटा, तो आपने बोला सर ये जीरो रख लो, तो मैंने बोला जीरो। यू वाई की वैल्यू कितनी है, तो यू वाई की वैल्यू यू साइन अल्फा है, तो यू साइन अल्फा माइनस ए वाई की वैल्यू क्या है, ए वाई की वैल्यू माइनस जी कॉस थीटा है, तो माइनस जी
कॉस थीटा और ये टाइम ऑफ एक्सेंट के बराबर में। तो यहाँ से मेरे पास में TA की वैल्यू निकल के आती है, ये निकल के आती है U साइन अल्फा अपॉन G कॉस थीटा के बराबर में। आई बात समझ में? होता है 2 टाइम्स ऑफ TA होता है, इसी की वैल्यू मैं लिखूंगा, ये क्या हो जाएगा 2U साइन अल्फा, 2U साइन अल्फा अपॉन अपॉन G कॉस थीटा के बराबर में। आया समझ में? चलो अब ये समझ में आ गया। तो मेरे पास में नेक्स्ट जो था वो था हॉरिजॉन्टल, या सॉरी मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा, एच मैक्स कैलकुलेट करना। अब एच मैक्स कैलकुलेट करने के लिए मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, मुझे फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा कि वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2AY। बात समझ में? ठीक है सर। अब एस वाई क्या है, एस वाई डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसी को हम लोग बोलते हैं एच मैक्स। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एच मैक्स। ओके, तो अगर मैं लिखूं वी वाई स्क्वायर एच मैक्स पे माइनर वेलोसिटी क्या होती है, ये तो सर सीधा जीरो हो जाती है, तो ये जीरो। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो ये लिखूंगा माइनस यू वाई की वैल्यू कितनी है, यू वाई की वैल्यू है यू साइन स्क्वायर साइन अल्फा के बराबर। तो यहाँ लिखूंगा मैं यू साइन अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ए वाई की वैल्यू क्या थी, ए वाई की वैल्यू थी माइनस ऑफ जी कॉस थीटा, और साइन अल्फा एस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, एच मैक्स के बराबर में। तो ये माइनस कैंसिल करके प्लस बन जाएगा, तो हमारे पास में एच मैक्स की वैल्यू निकल के आएगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2G कॉस थीटा के बराबर में, 2G कॉस थीटा के बराबर में। आई होप कि ये भी समझ में आ गया बेटा आपको। चलिए, अब जब हम लोग ने एच मैक्स कैलकुलेट कर लिया, तो आप बोलोगे सर हॉरिजॉन्टल रेंज बता दीजिए, या हॉरिजॉन्टल रेंज अलोंग इंक्लाइन। तो आपका जो नेक्स्ट जो इसमें डिस्कशन है वो है हॉरिजॉन्टल रेंज अलोंग द इंक्लाइन। हॉरिजॉन्टल क्या बचता है, हॉरिजॉन्टल रेंज अलोंग दी हॉरिजॉन्टल रेंज अलोंग द इंक्लाइन। अब हॉरिजॉन्टल रेंज अलोंग द इंक्लाइन निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको एस एक्स की वैल्यू निकालना, मतलब डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन निकालना होगा। तो आप देखो, मैंने बोला एस एक्स इज इक्वल टू, एक्स एक्स इज इक्वल टू, मैंने इसको बोला कि आप इसको लिखोगे बेटा यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, जहाँ पे मेरे पास में टी जो है ये टाइम ऑफ फ्लाइट है, और इसकी वैल्यू हम लोगों ने जस्ट कैलकुलेट करी है, ये होता है 2U साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा के बराबर में। ठीक है ना, जी कॉस अल्फा के बराबर में। ओके सर, यूएक्स की वैल्यू हमें पता है, यूएक्स की वैल्यू हमें पता है, ए एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है, ए एक्स की वैल्यू भी सॉरी पता है, हमें निकालना बस एक्स एक्स की वैल्यू है, जो आर के बराबर में हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे यूएक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, तो आप बोलोगे सर यूएक्स की वैल्यू यू कॉस थीटा के बराबर में हो जाएगी, और टाइम इक्वल टू क्या था, तो ये था 2U साइन थीटा, 2U साइन थीटा, सर यूएक्स की वैल्यू कॉस थीटा, एक सेकंड, हाँ यू सॉरी यूएक्स कॉस अल्फा है ना भाई, मैं सोचूं कि ये क्या लिख रहा हूँ मैं, थीटा तो था नहीं इसमें एंगल, यूएक्स जो था बेटा ये था यू कॉस अल्फा, और ये क्या होगा 2U साइन थीटा अपॉन बेटा जी कॉस अल्फा के बराबर में। ठीक है, प्लस हाफ ए एक्स की वैल्यू क्या थी, तो ए एक्स की वैल्यू अगर मैं देखूं तो ए एक्स की वैल्यू माइनस जी साइन थीटा थी, तो ए एक्स की वैल्यू मैं यहाँ पे भी लिखूंगा माइनस ऑफ जी साइन थीटा, माइनस ऑफ जी साइन थीटा, और टी स्क्वायर की वैल्यू में क्या लिखूंगा, तो टी स्क्वायर जो हो जाएगा बेटा ये हो जाएगा मेरा 4U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, अच्छा एक सेकंड, यहाँ मैं थीटा और अल्फा लिखने में गलती कर रहा हूँ मैं,
मेरे दिमाग में थीटा अल्फा से नहीं है, टी इक्वल टू 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा है। 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा, 2u साइन, एक सेकंड बेटा मैं यहाँ थोड़ा ऊपर, 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा, तो यहाँ पे भी आप सही हो जाइए, 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ पे भी हो जाएगा 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर, बस फॉर रिप्रेजेंटेशन, हाँ 4 यू स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर अल्फा, और नीचे में क्या आ जाएगा जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहां तक समझने में कोई दिक्कत बेटा? कोई दिक्कत नहीं, ओके। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास में ये क्या निकल के आएगा, तो मेरे पास में ये आएगा कि सर ये हो जाएगा 2u स्क्वायर कॉस अल्फा साइन अल्फा के बराबर में, अपॉन में क्या लिखेंगे, अपॉन में लिखेंगे जी कॉस थीटा, और यहाँ पे माइनस के साथ में ये माइनस आ जाएगा तो -1/2 लिखेंगे, और ये क्या बचेगा, तो ये बचेगा 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, 4u स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा, तो 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, और ये एक जी कैंसल आउट हो जाएगा बेटा, तो ये मेरे पास में बचेगा, साइन अल्फा अपॉन जी कॉस अल्फा, 2 से 2 4 जा 2 जाएगा, तो मेरे पास में बचा क्या, नेट मेरे पास में बच रहा है कि r इज इक्वल टू बच रहा है। अब देखो 2 कॉस अल्फा साइन अल्फा जो हो जाएगा, तो ये हो जाता है, देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है, ये क्या होता है बेटा, ये होता है साइन 2 थीटा के बराबर में। इसका मतलब जो ये 2 कॉस अल्फा साइन अल्फा है, इसको हम लोग सीधा लिख सकते हैं यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं बेटा 4 की जगह पे लिख देंगे इसको, 4 की जगह पे ये आ जाएगा 2u स्क्वायर, 4 की जगह पे क्या आ जाएगा 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा साइन थीटा, साइन अल्फा की जगह पे ये आ जाएगा जी टेन अल्फा, ये आ जाएगा जी टेन अल्फा, तो जी टेन थीटा अपॉन जी कॉस ऑफ थीटा, ठीक, निकल के आएगा किसके लिए बेटा, हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए, ठीक है। मतलब बेसिकली ध्यान क्या रखना था, तरीका वही था जैसा हम लोगों ने नॉर्मल प्रोजेक्टाइल के लिए किया था, यहाँ पे बस और बस चेंज होता है ये एक्सेलरेशन, ये वैल्यू और ये वैल्यू, इसलिए मैंने आपको पहले बोला था कि आपको आज के बाद से जहां पे भी इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल का हो, आपको बस ये 4 वैल्यू निकालनी है। बाकी जैसा हम लोग नॉर्मल प्रोजेक्टाइल में किए हैं कि अगर आपको रेंज निकालना है तो आपको डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन कैलकुलेट करना है, अगर आपको मैक्सिमम हाइट निकालना है तो आपको मैक्सिमम टॉप पॉइंट पे वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी को 0 कर देना है, वहां से आपकी वैल्यू निकल जाएगी। अगर आपको टाइम निकालना है तो वी वाई इक्वल टू 0 कर देना, प्रोसेस वही है, कॉन्सेप्ट वही है, बस फर्क क्या पड़ रहा है, फर्क पड़ रहा है कि आपके यहाँ पे इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। एक्सेलरेशन अभी तक हम लोग जो लेके चल रहे थे वहां पे एक्सेलरेशन की वैल्यू एक्स डायरेक्शन में 0 आ रही थी, लेकिन अब जो है एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में कुछ ना कुछ तो एक्सेलरेशन अब आएगा ही आएगा। देखो बेटा चलो, अब रिलेटिव मोशन को समझने से पहले, या रिलेटिव मोशन में जो हम लोगों को समझना है, उसको समझने के लिए हमें चाहिए क्या, उसको समझने के लिए हमें क्या चाहिए कि सबसे पहले कि हमें पता है कि वेलोसिटी जो होता है ना, वेलोसिटी जो होता है ये एक, पहले बात तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये हमेशा किस पे डिपेंड करेगा, मैग्नीट्यूड तो इसका बाद में हम लोग कंसीडर करेंगे, ये सबसे पहले भाई साहब डिपेंड करते हैं अपने डायरेक्शन पे। सबसे पहले ये किस पे डिपेंड करते हैं बेटा, सबसे पहले ये डिपेंड करते हैं अपने डायरेक्शन पे, ओके। दूसरी बात, पहली बात, दूसरी बात ये है कि वेलोसिटी एक रिलेटिव टर्म है। जैसे मैं अगर बोल रहा हूँ कि मैं 2 मीटर पर सेकंड पे जा रहा हूँ, तो मैं 2 मीटर पर सेकंड किसके रिस्पेक्ट में जा रहा हूँ, मैं 2 मीटर पर सेकंड किसके रिस्पेक्ट में जा रहा हूँ, मैं 2 मीटर पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जा रहा हूँ। मेरी जो स्पीड है 2 या 10 15 20 जो भी आप मीटर पर सेकंड बोलो, वो क्या है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। मतलब आप कभी भी वेलोसिटी को इंडिपेंडेंटली नहीं एक्सप्रेस कर सकते हैं,
वेलोसिटी हमेशा कैसा रहेगा बेटा, वेलोसिटी जो रहेगा वो हमेशा डिपेंड करेगा किस पे, वो हमेशा डिपेंड करेगा कि आप किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। अगर आपने कहीं पे सीधा ऐसा लिख दिया है, पहले टॉपिक का नाम दे दो रिलेटिव वेलोसिटी। चलो रिलेटिव वेलोसिटी की बात करते हैं बेटा। रिलेटिव वेलोसिटी मैंने आपको क्या बताया, देखो नाम से ही पता चल रहा है कि पहली बात वेलोसिटी जो होता है वो हमेशा अपने डायरेक्शन, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी होने के नाते वो हमेशा अपने डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। मतलब जब तक आप अपने वेलोसिटी की डायरेक्शन को फिक्स नहीं करोगे तब तक वो अपने आप को कंप्लीट फील नहीं करेगा, पहली बात। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात बेटा ये है कि वेलोसिटी एक रिलेटिव टर्म है। मतलब रिलेटिव टर्म क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि आप वेलोसिटी को कभी भी अकेले उसको रिप्रेजेंट नहीं करोगे। मैं अगर कहीं पे लिख भी दूं कि वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज 2 मीटर पर सेकेंड, तो ये ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है कि मैं लिख रहा हूं वेलोसिटी ऑफ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मतलब एक ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ग्राउंड की स्पीड कितनी है, वेलोसिटी क्या है, मान ले वो बहुत स्लो मूव करता है तो मैं मानता हूं कि उसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बॉडी की वेलोसिटी आ रही है क्या, 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अगर आप रिलेटिव वेलोसिटी की बात करोगे और डेफिनेशन देखोगे तो मैं बोलूंगा कि व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स A and B are moving, A and B are moving with different velocity, with different velocities and moving with the different, then the velocity of one object, then velocity of one object with respect to another, velocity of one object with respect to another, एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, उसको हम लोग बोलते हैं रिस्पेक्ट टू अनदर, इज टर्म्ड एज रिलेटिव वेलोसिटी, इज टर्म्ड एज, उसको हम लोग बोलते हैं क्या बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी। जब हम एक बॉडी की वेलोसिटी दूसरे मूविंग बॉडी या दूसरे किसी बॉडी के रिस्पेक्ट में अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी। यानी कि अगर आपने कहीं पे बेटा ऐसा लिखा है, अगर आपने कहीं ये लिखा है VAB, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये मतलब है वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ B। इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ B। यानी कि इसको ये भी लिख सकते हैं कि इसको ये भी लिखा जा सकता है बेटा कि वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इन दोनों में से हम लोग जो भी लिखेंगे वो हमारे आंसर के लिए क्या होगा, सही होगा। ठीक है, या अगर आप ये भी लिख दें, अगर आपको कहीं पे ये मिल गया कि वेलोसिटी ऑफ BA, इसका मतलब ये क्या हुआ, ये है वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, सॉरी वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ, बताओ बेटा, ये वेलोसिटी ऑफ A। तो जब आप इसको लिखोगे तो इसको मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में कैसे लिखोगे, बताइए जरा से। velocity of B with respect to ground minus velocity of A विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बहुत ही बढ़िया, आराम से, बहुत ही आसान था। मतलब अब बेसिकली हो क्या रहा है, तो मैंने इसका मतलब सिंपल सा है कि आप अगर A ऐसा जा रहा है, A ऐसा मूव कर रहा है और B कुछ ऐसा मूव कर रहा है, B भी उस टाइम पे मूव कर रहा है, मे भी अलग डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन में, उससे हमें फर्क नहीं पड़ रहा, B भी मूव कर रहा है। तो अब जब A भी मूव कर रहा है, B भी मूव कर रहा है, तो क्या होता है कि कभी कभी ऐसा भी आप मतलब क्वेश्चन आप देखोगे आगे सॉल्व करोगे कि ट्रेन चल रहा है, जैसे मूवीज में, हिंदी मूवी में क्या होता है, ट्रेन एक डायरेक्शन चल रहा है और हीरो उस ट्रेन के ऊपर में किसी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो बाहर वाले को क्या लग रहा है कि हीरो बहुत तेजी से चल रहा होगा, लेकिन हीरो की अपनी स्पीड है। तो बाहर वाला जो ऑब्जर्वर है, जो बाहर से देख रहा है, उसको क्या लग रहा है, उसको लग रहा होता है कि हीरो बहुत तेजी स्पीड से चल रहा है। ऐसा होता नहीं है। तो मैं लिख रहा था कि अगर आपके पास में, सपोज करो आपके पास में ये कंडीशन आ जाए कि आपके जो भी बॉडी है, दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, तब क्या होगा। तो मैं बोलूंगा कि इफ
the both objects, if both objects are moving in same direction, जब वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, तब अगर आप लिख रहे हो बेटा, मान लो जैसे ये VA है A बॉडी का स्पीड और ये VB है B बॉडी का स्पीड, तो अगर आपसे कोई पूछे VAB तो आप क्या लिखोगे? तो आप इस केस में लिखोगे V ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस V ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। लेकिन यहीं पे अगर आपके पास में ऐसा केस है कि जब दोनों बॉडी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तब आप क्या करोगे? तो मैं लिखूंगा इफ बोथ बॉडीज आर मूविंग अपोजिट टू ईच अदर, और बोल सकते हैं इफ बोथ बॉडीज आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर मैं यहाँ पे लिखूं इफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर आप दोनों बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी कि एक बॉडी VA ऐसा जा रहा है, दूसरा बॉडी VB ऐसा आ रहा है, तो उस केस में आप क्या करोगे? आपको VA भी निकालना है। तो बोलोगे सर मैं करूंगा तो वही, बस यहाँ देखो मैं क्या करूंगा कि ये जो VAB लिखूंगा, ये अभी भी लिखूंगा वही VA/G माइनस ऑफ VB बाई जी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन होने के नाते जब मैं इसको एक्सप्रेस कर रहा हूँ तो ये VA माइनस ऑफ VB कर दूंगा। क्यों? क्योंकि इसके डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में वो बॉडी आ रही है, तो ये कन्वर्ट होकर किस में बन जाता है? ये कन्वर्ट होकर बन जाता है माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये हो जाता है VA प्लस VB के बराबर में। आई बात समझ में? कि अगर मैं लिख रहा हूं कि VAB, तो ये क्या लिखने में तो ये लिखूंगा माइनस, क्योंकि रिलेटिव है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। लेकिन सिंस अभी ये माइनस क्यों आ गया बेटा? ये माइनस आ गया क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में था। ये क्या माइनस किस लिए है? ये माइनस इसीलिए है क्योंकि बॉडी मेरा दूसरे बॉडी के रिस्पेक्ट में क्या अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब दूसरे डायरेक्शन में आ रहा है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको माइनस ले रहा हूँ। आई बात समझ में बेटा? यस सर। सर हमें ऐसा बताया था कि हम उसको रेस्ट पे लाएंगे, फिर हम उसको उल्टा करेंगे और फिर हम उसके ऊपर चिपका देंगे। अब वो भी कर सकते हैं हम। उसमें देखो ये सारे क्वेश्चंस के सॉल्व करने के अप्रोच होते हैं कि आपको जब भी रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन मिले ना, तो आप एक बॉडी को रेस्ट पे कर दो, दूसरे बॉडी को उसकी वेलोसिटी उसके ऊपर में दे दो, ये भी इसी की वेलोसिटी से मूव कर रहा हो तो सॉल्व करने का। लेकिन अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग कंसेप्ट की बात कर रहे हैं। मतलब आपके सर के हिसाब से क्या किया होगा उन्होंने VA को क्या कर दिया होगा, मान लो 0, तो VA को 0 कर दिया तो VA की स्पीड किसी ना किसी को तो ट्रांसफर की जाएगी। VA की स्पीड हम लोग इसको ट्रांसफर कर देते हैं, मतलब वही चिपका देते हैं। अब कितना चिपकाएंगे? तो इसके डायरेक्शन को उल्टा कर दो, तो ये VAB प्लस VA, बात वही है। लेकिन कंसेप्ट जो इसके पीछे आ रहा है वो ये कंसेप्ट नहीं है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के मेथड है, ट्रिक समझ लो एक तरीके से कि आप इससे क्वेश्चन समझना बच्चों के लिए आसान हो जाता है। लेकिन ट्रिक क्या है कि एक बॉडी जा रही है, उसकी अपनी वेलोसिटी, कॉन्सेप्ट तो VA माइनस VB का ही लगेगा, कॉन्सेप्ट VA माइनस VB का ही लगेगा। बस क्या है कि दूसरी जो बॉडी है वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो इसीलिए उसके डायरेक्शन के लिए मैं उसमें निगेटिव ऐड करूंगा, तो वो निगेटिव माइनस माइनस प्लस बन के VA प्लस VB बन जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। चलो बेटा, जब हमने इसको समझ लिया, इसको समझने के बाद में अब हमारे पास में जो होता है कि अगर हमारे पास में कोई भी दो बॉडी है जो कि किसी एक दूसरे के साथ में एक रिलेटिव एंगल या किसी भी एक एंगल थीटा पे एक दूसरे के साथ में मूव कर रहे होते हैं, तो उस केस में आप कैसे निकालोगे उसको? तो मैं बोलूंगा कि अगर थर्ड केस है, इंपॉर्टेंट केस है ये, थर्ड केस है कि इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग एट, इफ टू objects are moving at any angle theta with each other, एक दूसरे के साथ में किसी एंगल थीटा पे वो मूव कर रहे हैं। मतलब मान लो VA इधर जा रहा है और VB इधर जा रहा है,
और ये थीटा है, एक दूसरे के साथ में थीटा एंगल पे मूव कर रहे होते हैं, तो इस केस में हम क्या से रिलेटिव VAB निकालेंगे। तो VAB अगर इस केस में आपसे निकालना हो तो आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, आपको VA वेक्टर माइनस VB वेक्टर करना पड़ेगा। लेकिन सिंस अब ये थीटा के साथ में एंगल है तो इस केस में आपको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लगाना पड़ेगा, और उसके लिए आपको ये फॉर्मूला पता ही है कि हम क्या करेंगे, VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर माइनस 2VA VB कॉस थीटा। कर लेंगे बेटा, चलो ठीक है। अब चलिए, अब हमारे पास में जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, टाइम है 10 मिनट में, रेनमैन हो जाएगा। चलिए, हमारे पास में जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बेटा, ये है रेनमैन प्रॉब्लम। क्या है बेटा ये? रेनमैन प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम क्या है? ये बहुत ही प्रैक्टिकल बात है, और बहुत ही प्रैक्टिकल बात है। हम और आप जब भी बात करें, क्या बात करें कि हम लोग जब भी मूव करते तो जो हमारे लिए क्या है कि जो बारिश हो रही होती है ना, बारिश जो रेन का डायरेक्शन होता है या रेन की जो स्पीड होती है वो डायरेक्टली टुवर्ड दी ग्राउंड होती है, मतलब डायरेक्टली नीचे की तरफ आ रही होती है। और हम लोग अगर मूव कर रहे होते हैं तो हमारी वेलोसिटी कैसी रहती है? ये VP से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ पर्सन। VP से क्या रिलेट कर रहा हूं मैं? वेलोसिटी ऑफ पर्सन। तो अगर आप रेस्ट पे हैं तब तो आपके ऊपर में बारिश का पानी सीधा आ जाएगा। लेकिन अगर आप बाई चांस मूव कर रहे हैं तब क्या होगा? तो उस केस में अगर आप मूव कर रहे होते बेटा, तो अगर आपसे कोई पूछे कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन कैसे निकालेंगे, अगर आपसे कोई VRP पूछे तो आप इसको क्या लिखेंगे? आप इसको सिंपल सा लिखेंगे, वही बात है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है माइनस वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है। आप इस सिंपल से इस फॉर्मूले के हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन कितना है। जहां पे VP क्या है, ये VP क्या है? ये है वेलोसिटी ऑफ पर्सन की वेलोसिटी, और ये क्या है? रेन की वेलोसिटी। ये क्या है बेटा? रेन की वेलोसिटी। यानी कि हम अगर इस बात को इस तरीके से भी समझे कि अगर रेन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अगर रेन जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में और हम अगर हॉरिजॉन्टली मूवमेंट कर रहे हैं, तो तब अगर रेन का विथ रिस्पेक्ट टू अ पर्सन, मतलब मेरे ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अगर आप निकाल लेंगे, आप इस वैल्यू से इसको निकाल सकते हैं। या आप इसको एक तरीके से और भी समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? जरा ध्यान से समझिए कि मैं क्या बोल रहा हूं कि मैं मूव कर रहा हूं ऐसे। कैसे मूव कर रहा हूं? ये मेरी स्पीड है इस डायरेक्शन में, जिसको मैं बोल रहा हूं VM, या सॉरी इसको बोलो VP। ठीक है। रेन कैसा हो रहा है? रेन ऐसा हो रहा है। कैसा? ये है वेलोसिटी ऑफ रेन। अब आप बताओ बेटा, आप अपना थोड़ा लॉजिक बताओ, आपकी बॉडी भीगेगी किधर? आगे की तरफ से आप भीगोगे या पीछे की तरफ से भीगोगे? क्या सही? रेन कहाँ पे गिर रही है? रेन तो हमेशा सीधा ही गिरती है। आपको बस जाना है कि आपको राइट की तरफ जा रहे हो या लेफ्ट की तरफ जा रहे हो। बस मुझे इससे बताओ कि अगर आप राइट की तरफ जब जा रहे होते हो तब आप अपना छाता किधर रखोगे? आगे की तरफ रखोगे या पीछे की तरफ रखोगे? तो पीछे की तरफ रखोगे। क्यों पीछे की तरफ रखोगे बेटा? सर बिकॉज हम आगे बढ़ेंगे तो फिर रेन हमको पीछे की तरफ मिलेगा। परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया जवाब। मतलब हम जब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, अब अगर हम उसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? रेन की बात कर रहे हैं, तो रेन हमारे बैक को क्या करेगा? बैक पे गिरेगा। तो इसी की वजह से हमारा जो छाता का एंगल क्या रहेगा? वो पीछे की तरफ रहेगा। लेकिन जब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो अगर मैं देखूं, तो अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी की बात करूं, तो रिलेटिव वेलोसिटी इस केस में जो रिलेटिव वेलोसिटी निकल के आ रहा होगा वो ये आ रहा होता है VRP। ये रिलेटिव वेलोसिटी होता है। इसी की डायरेक्शन में हम क्या करेंगे बेटा? अम्ब्रेला को होल्ड करके रखेंगे। ये क्या है मेरा? अम्ब्रेला। आप डायग्राम पे मत जाना, आपके सर का डायग्राम बहुत खराब है, ठीक है ना? तो डायग्राम ये अम्ब्रेला रहेगा। लेकिन अगर यहीं पे बेटा, अगर वेलोसिटी ऑफ पर्सन अगर इधर है, रेनफॉल अभी भी बाहर आ रहा है, तब आपसे कोई पूछे
अगर आपसे कोई पूछे कि अब अभी आप छाता किधर होल्ड करोगे, आप बोलोगे कि सर अभी हम आगे की तरफ आ रहे हैं, आगे की तरफ जा रहे होंगे, तब तब मेरा डायरेक्शन, छाता होल्ड करने का डायरेक्शन कैसा रहेगा, तो ये डायरेक्शन जो रहेगा ये मेरा वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू रेन रहेगा। और इसी के डायरेक्शन को जब मैं एक्सटेंड करूं तो मैं यहीं पे कहीं पे अम्ब्रेला होल्ड करके रखूंगा या रखूंगी। ठीक है, क्लियर है बेटा, इस बात को समझने में कोई दिक्कत? अगर दूसरी बात, अगर एक और चीज देखे, मैंने अभी जस्ट लिखा कि वेलोसिटी ऑफ पर्सन, सॉरी रेन विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन, तो मैंने इसको ये भी लिखा कि मैं ये भी बोल सकता हूं कि ये वी आर प्लस ऑफ माइनस ऑफ वीजी भी होता है, और लिख सकते, वीपी भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते इसको बेटा? यानी कि अगर अगर आपको क्या करना है, अगर आपको पता करना है कि मतलब आपका इसका डायरेक्शन किधर होना चाहिए, छाता होल्ड करने का डायरेक्शन किधर होना चाहिए, तो जिस डायरेक्शन में आप बढ़ रहे हैं ना, जिस डायरेक्शन बढ़ रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप अपने अम्ब्रेला को होल्ड कर लीजिए। आप इधर किस तरफ जा रहे थे, राइट लेफ्ट की तरफ जा रहे थे, आपका अम्ब्रेला कहाँ है, राइट की तरफ। इधर आप लेफ्ट की तरफ जा रहे, राइट की तरफ जा रहे थे, तो आपका अम्ब्रेला किधर है, लेफ्ट की तरफ है, बात खत्म। अब बोलोगे कि सर जो ये थीटा एंगल है, टिल्ट एंगल है, ये जो थीटा की वैल्यू आ रही है, ये टिल्ट एंगल की वैल्यू थी, थीटा इक्वल टू हम कैसे निकालेंगे? ये भी होगा, मैं बोलूंगा बेटा थीटा इक्वल टू आप निकालोगे, थीटा इक्वल टू होगा टेन इनवर्स वीपी अपॉन वी आर के बराबर में, वीपी अपॉन वी आर के बराबर में। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो कॉन्सेप्ट बचा हुआ वो है स्विमिंग इनटू द रिवर। तो कल अगले क्लास में जो फ्राइडे की हमारी क्लास होगी अन्य, उसमें हम लोग बेटा स्टार्ट करेंगे सबसे पहले रेनमैन प्रॉब्लम के कम से कम एक न्यूमेरिकल मैं करवा लूंगा। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे रिवर एंड स्विमर के प्रॉब्लम से।